नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। संसद के मानसून सत्र में आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में आज फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल 2023 पर चर्चा प्रस्तावित। दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण से जुड़े दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 को भी चर्चा के बाद पारित किया जाना है। सदन न चलने के कारण कल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल 2023 पर चर्चा नहीं हो पाई थी। ये बिल बीते मंगलवार को सदन में पेश किया गया था। हालांकि सरकार के लिए लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल 2023 को पारित कराना आसान, क्योंकि वहां उसका पूर्ण बहुमत है। राज्यसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन बीजेडी समेत कई क्षेत्रीय दलों के समर्थन के बाद उच्च सदन में भी सरकार के लिए बिल को पास कराना मुश्किल नहीं होगा। भाजपा ने आज अपने लोकसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। 3 पंक्ति के व्हिप में भाजपा ने अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 के मद्देनजर जारी किया गया। इससे पहले बुधवार को भी भाजपा ने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप किया जारी। लोकसभा में रक्षा मंत्रालय से जुड़े अहम विधेयक, अंतर सेवा संगठन, कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 को भी आज पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। लोकसभा में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव व्यक्ति डाटा संरक्षण विधेयक 2023 पेश करेंगे। लोगों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना विधेयक का उद्देश्य। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आज निचले सदन में फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। वहीं सदन में भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 पर होगी चर्चा। वहीं राज्यसभा में अपतट क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 चर्चा के बाद पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। उच्च सदन में आज अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 चर्चा के बाद पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। वहीं बुधवार को संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों का मणिपुर मुद्दे पर हंगामा जारी। लोकसभा में कार्यवाही रही बाधित। विपक्षी दलों के हंगामे के चलते कल लोकसभा की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सरकार लगातार कह रही है कि वो मणिपुर सहित सारे मुद्दों पर चर्चा कराना चाह रही है, लेकिन विपक्ष भाग रहा है। इधर सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों को सदन में मणिपुर पर चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। संसद में गतिरोध के बीच राज्यसभा में जगदीप धनखड़, जो कि सभापति हैं, उन्होंने विपक्ष के नेता खड़गे के साथ बैठक की। बैठक में एनसीपी नेता शरद पवार और कांग्रेस नेता जयराम रमेश शामिल हुए। उधर राज्यसभा में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने बॉयकॉट के बाद सदन की कार्यवाही आगे चलाई और कई बिल पास किए गए। लोकसभा में हंगामे के चलते प्रश्नकाल थोड़ी देर चला और एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजाम बेहतर किए जा रहे हैं। राज्यसभा में बुधवार को दोपहर बाद सबसे पहले खनन और खनिज विकास और विनियमन संशोधन बिल 2023 चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। खनन और खनिज विकास और विनियमन संशोधन बिल 2023 से केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के खनन लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार मिलेगा। उच्च सदन ने चर्चा के बाद वन संरक्षण संशोधन बिल 2023 भी सदन से पारित कर दिया। यह विधेयक वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन करता है, ताकि इससे कुछ प्रकार की भूमि पर लागू किया जा सके। राज्यसभा में जन विश्वास उपबंधों का संशोधन बिल 2023 भी चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। यह बिल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाता है। इस बिल से कारोबार में सुगमता बढ़ाने के उद्देश्य से 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटी मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव किया गया। बुधवार को पहली बार राज्यसभा में शून्यकाल पूरा चला और बाद में प्रश्नकाल में भी अहम सवालों के जवाब संबंधित मंत्री द्वारा दिए गए।
विदेशों में जान गंवाने वाले भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया सरल करने के लिए सरकार आज ई-केयर पोर्टल का शुभारंभ करेगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि विदेशों में भारतीय लोगों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने के लिए जो देरी होती है उससे बचने के लिए ये पोर्टल अब लाया जा रहा है। ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पर आज अपना वो फैसला सुनाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी दलीलें पेश की थी। 27 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। दावों प्रतिदावों के बीच 3 दिन तक चली सुनवाई के बाद 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित करते हुए हाईकोर्ट ने सर्वे पर लगी रोक जारी रखने का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतंकर दिवाकर की एकल पीठ कर रही है सुनवाई। हरियाणा के नूह और उसके आसपास के जिलों में शांति बहाली की प्रक्रिया लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन लगातार कर रहा है हालात की निगरानी और समीक्षा। हरियाणा सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए द्वितीय आईआरबी के बटालियन मुख्यालय को भोंडसी पुलिस परिसर से जिला नूह में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नूह की घटना में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी 21 जुलाई से 31 जुलाई तक हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्कैन करेगी। अगर किसी ने भी कुछ भड़काऊ पोस्ट किया तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक की जाएगी कार्रवाई। राष्ट्रपति मुर्मू मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राजधानी भोपाल के कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। राष्ट्रपति आज भोपाल में साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और उत्कर्ष लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गांधीनगर में जारी महिला सशक्तिकरण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण के लिए परिवर्तनकारी मार्ग, महिला उद्यमिता, समानता और अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी स्थिति जैसे विषयों पर होनी है चर्चा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 7 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट किया जारी, जबकि झारखंड के अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग ने कटनी, जबलपुर, मंडला, पन्ना, दमोह और शिवपुरी के लिए रेड अलर्ट किया जारी। बंगाल की खाड़ी के आसपास हवा के कम दबाव के कारण राज्य में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान। इस बीच राजधानी भोपाल, रीवा और जबलपुर में छिटपुट बारिश हो रही है। झारखंड में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना। ओडिशा के तमाम इलाकों में मानसून की तेज बारिश, मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़कों का संपर्क टूटा। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी ओडिशा के जिलों में अगले कुछ घंटों तक भारी बारिश होने की संभावना। तटीय जिलों में मध्यम बारिश, सुंदरगढ़, संबलपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश से बहुत अधिक बारिश होने की संभावना। वित्त मंत्री ने कहा कि कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग के अंकित मूल्य पर 28% जीएसटी लगाया गया। जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक में ये बात उन्होंने कही। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर 28% जीएसटी को 1 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के 6 महीने बाद परिषद इसकी समीक्षा करेगी। एसबीआई ने पीसी जूलर्स के खिलाफ चूक का दावा करते हुए उसके खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में दिवाला कार्रवाई के लिए याचिका दायर की। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ आईडीबीआई बैंक की याचिका पर सुनवाई 17 अगस्त तक के लिए टाली। आईडीबीआई बैंक ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी मांगी गई थी। 7वें दौर की वाणिज्यिक नीलामी के दूसरे दिन कुल 3 कोयला खदानों की नीलामी हुई, जिनमें एक खान सीएमएसपी कोयला खदान थी और 2 अन्य एमडीआर कोयला खदानें हैं। इनमें से एक खदान का पूरी तरह से अन्वेषण किया जा चुका, जबकि अन्य 2 खदानों का अन्वेषण आंशिक रूप से हुआ। वक्त छोटे से ब्रेक का। अबे देख
अरे बेटा बच गए। शाबाम बोरोबम para मेरी बूम बूम tam jam tip top बोरोबम शाबाम बोरोबम। You got to be careful। बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा change soon, it's monsoon। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। कोयला क्षेत्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोयला मंत्रालय ने कोयला उपक्रमों को बड़े पैमाने पर विविधता लाने की सलाह दी। इसलिए NLCIL ने 2 ताप विद्युत संयंत्रों की निर्माण की योजना बनाई। पहला संयंत्र कानपुर के नजदीक घाटमपुर में स्थापित किया जाने की संभावना है और इस वर्ष के अंत तक पहली इकाई से उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये विद्युत संयंत्र NLCIL और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के तहत स्थापित किया जा रहा है। NLCIL ने ओडिशा के तालावीरा में विद्युत संयंत्र की स्थापना करने की योजना बनाई। ये संयंत्र 19,422 करोड़ रुपए की लागत के तालावीरा कोयला खान के निकट स्थापित किया जाएगा। कोल इंडिया ने 2 विद्युत ताप संयंत्रों की स्थापना करने की योजना बनाई। पहला संयंत्र मध्य प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त उद्यम के तहत अमरकंटक के निकट स्थापित किया जाएगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विजन को ध्यान में रखते हुए देश की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 1,97 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ उत्पादन से जुड़ी PLI योजना की घोषणा की गई। PLI योजना का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों के अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी में निवेश आकर्षित करना, बेहतर क्षमता सुनिश्चित करने के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने को और आकार में व्यवस्था का जो विस्तार है, साथ ही भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर और प्रतिस्पर्धी बनाना है। देश के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सूची का निर्धारण करने के लिए खान मंत्रालय ने संयुक्त सचिव खान मंत्रालय की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में भारत के लिए महत्वपूर्ण कुल 30 खनिजों की सिफारिश भेजी गई। इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न खनन कंपनी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने जुलाई 2023 की अवधि के लिए रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज कराया। इस राष्ट्रीय खनन कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में अब तक रिकॉर्ड निष्पादन किया और 100 मिलियन टन की खनन कंपनी बनने के वो मार्ग पर है। इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2023 के लिए उद्योग और अनुसंधान और शिक्षा जगत से जुड़े व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए। आवेदन 7 अगस्त 2023 से पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 अगस्त शाम 5 बजे। आदित्य बिरला कैपिटल का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 51% से बढ़कर 649 करोड़ रुपए। कंपनी ने जून में 2022 तिमाही में 429 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच दीक्षा को आधुनिक रूप देने के लिए ऑरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का चयन किया। इसमें मंच की सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी लागत भी कम करेगी। विदेशों से चलाई जा रही ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर लगाए जाने के बारे में राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि GST कानून में कर भुगतान न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के पर्याप्त प्रावधान। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि वो नाइजर में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से चिंतित है। इसके साथ ही विश्व बैंक ने अगली सूचना तक निजी क्षेत्र में भागीदारी को छोड़कर नाइजर को दी जा रही वित्तीय सहायता भी रोकी। टेलीविजन पर प्रसारित एक संबोधन में अब्दुल रहमान तियानी ने कहा कि जुंटा इन प्रतिबंधों को पूरी तरह से खारिज करता है और किसी भी धमकी से इनकार करता है, चाहे वो कहीं से भी आए। हम नाइजर के आंतरिक मामलों में किसी भी हस्तक्षेप से इनकार करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि नियामी में उसका दूतावास खुला है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि सैन्य अधिकारियों द्वारा वहां की सत्ता पर कब्जा करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में नाइजर में अपने दूतावास में कुछ कर्मचारियों और परिवारों को निकालने के लिए वो तैयार, हालांकि मिशन खुला रहेगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ग्रैंड जूरी ने 2020 के चुनावों को पलटने की कोशिश में आरोप के तहत दोषी ठहराया गया, पर आज DC अदालत में दोषी ठहराए जाने की उम्मीद भी की जा रही है। 4 महीनों में तीसरी बार की पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर आपराधिक आरोप लगाया गया, जबकि अगले साल राष्ट्रपति पद हासिल करने के लिए अभियान वो चला रहे हैं।
45 पेज के अभियोग में रिपब्लिकन ट्रंप पर कांग्रेस की डेमोक्रेट जो बाइडेन की जीत को प्रमाणित करने से रोकने और मतदाताओं को निष्पक्ष चुनाव के अधिकार से वंचित करने के लिए अमेरिका को धोखा देने की साजिश रचने का आरोप ट्रंप पर। यूक्रेन के साथ खाद्यान्न निर्यात समझौता रद्द करने के बाद रूस अब उसके निर्यात ढांचे को बर्बाद करने में लगा हुआ है। रोमानिया सीमा के नजदीक यूक्रेन के डानुबे नदी के तट पर बने बंदरगाह पर रूस ने ड्रोन हमले पर उससे भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर रूस के हमलों से पता चलता है कि मॉस्को खाद्य बाजार और कीमतों और आपूर्ति में संकट के साथ वैश्विक तबाही पैदा करने का इरादा रखता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि मॉस्को एक वैश्विक तबाही के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसने अपने पागलपन में ये किया कि जिसकी वजह से विश्व खाद्य बाजार ढह गए। रेटिंग एजेंसी फिच ने अमेरिकी सरकार की शीर्ष क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटाकर AA+ कर दिया। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने फिच की रेटिंग घटाने की खबर पर असहमति जताई और इसे मनमाना और पुराना डेटा पर आधारित बताया और कहा कि यह अनुचित है क्योंकि बाइडेन प्रशासन के दौरान मैट्रिक्स में सुधार और आर्थिक ताकत को मजबूती मिली है। फिच ने अगले 3 वर्षों में राजकोषीय गिरावट और बार बार डाउन द वायर ऋण सीमा वार्ता का हवाला देते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका को AAA से घटाकर AA+ कर दिया, जिसकी वजह से सरकार की अपनी बिलों का भुगतान करने की क्षमता को खतरा जताया गया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पुलिस कर्मियों और बदमाशों में हिंसक झड़प हुई है। पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में कम से कम 16 लोग मारे गए और इस झड़प में एक अधिकारी घायल हुआ जिसकी हालत स्थिर है। पुलिसों ने कहा कि मृतकों में करीब जोरामेंटो और चाटुबा इलाकों के नेता फील और डू लेमे शामिल, जिन्हें स्थानीय तौर पर फेवलेस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि संदिग्धों के पास से 7 राइफल्स, गोला बारूद और ग्रेनेड जब्त किए गए। साओ पाउलो के गवर्नर ने कहा कि पुलिस व्यापक संगठित अपराध पर नकेल कस रही है। चिली में सर्दियों का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर दर्ज किया गया, जो देश की कोकिम्बो उत्तरी पर्वत श्रृंखला क्षेत्र में 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। अधिकारियों ने देश के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड गर्मी की सूचना दी। वहीं सैंटियागो में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन चिली राजधानी में सर्दियों का सामान्य तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं चिली के गर्म तापमान का कारण अल नीनो, जिसकी वजह से प्रशांत क्षेत्र में तापमान बढ़ रहा है। वहीं गर्म तापमान सप्ताह के अंत तक बने रहने की उम्मीद है। चीन ने बच्चों और किशोर में मोबाइल फोन की जो लत है उस पर चिंता जताते हुए उनके उपयोग की सीमा को तय करने की तैयारी कर रहा है। युवा विशेषकर बच्चों से स्मार्टफोन की अगर बात की जाए तो एक लत बनती जा रही है। चीन के साइबर स्पेस रेगुलेटर ने कहा कि दिन भर में बच्चों की ओर से स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटों तक सीमित किया जाना चाहिए। वहीं ये भी माना गया कि स्मार्ट डिवाइस से जुड़ी कंपनियां ऐसे नाबालिग मोड की सुविधा दें जिसमें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 18 वर्ष से नीचे उम्र वाले इंटरनेट का एक्सेस ना हो पाए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज आज से चेन्नई में। इस टूर्नामेंट के 7वें एडिशन में 6 टीमें ले रही हैं हिस्सा। पहली बार भारत कर रहा है मेजबानी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज चेन्नई में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में चीन के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी। वहीं भारतीय टीम को टूर्नामेंट की सर्वोच्च रैंकिंग हासिल है। टीम के हौसले बुलंद। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। सीरीज का पहला मैच त्रिनिदाद में होना है। टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में। T20 में भी टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ मजबूत स्थिति में। वेस्टइंडीज और भारत के बीच अब तक 25 T20 मुकाबलों में आमना सामना, जहां टीम इंडिया ने 17 मैच जीते। सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी ने जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से किया समझौता और मिलकर काम करने का लिया है फैसला। भारतीय महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। राउंड ऑफ 16 में उनका सामना भारत की आकर्षक कश्यप से। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में खेले गए पुरुष एकल वर्ग
वर्ग में भारत के प्रियांशु राजावत ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। उनका मुकाबला आज चीनी ताइपे के खिलाड़ी से। भारतीय किताबी श्रीकांत भी आज ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना राउंड ऑफ 16 का मुकाबला खेलने कोर्ट पर उतरेंगे। उनका सामना चीनी ताइपे के खिलाड़ी सूली यांग से। भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले एकल शटलर एच एस प्रणॉय ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अब उनका अगला मुकाबला चीनी ताइपे के ची यू जेन से। विश्व रैंकिंग में 50वें स्थान पर काबिज भारत के मौजूदा नेशनल चैंपियन मिथुन मंजुनाथ ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के अगले राउंड में जगह बनाई। उनका सामना मलेशियाई खिलाड़ी से। इटालियन गोलकीपर जियान लोइगी बफन ने फुटबॉल को अलविदा कह दिया। 45 वर्षीय खिलाड़ी ने बुधवार को संन्यास की घोषणा की। 28 साल के अपने करियर में उन्होंने क्लब और देश के लिए असाधारण उपलब्धियां हासिल की। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली। गायक और गीतकार अरमान मलिक ने अंग्रेजी सिंगल स्लीपलेस नाइट्स का टीजर रिलीज किया। टीजर को मिली शुरुआती प्रतिक्रिया से वो बेहद खुश। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के किरदार को साकार करने के लिए आयुष्मान ने कमल हसन और गोविंदा से प्रेरणा ली। फिल्म 25 अगस्त को होगी रिलीज। कला निर्देशक नितिन देसाई के निधन से सिनेमा जगत में शोक की लहर। जानकारी मिली कि उन पर करोड़ों का कर्जा था, जिसके चलते वो तनाव में थे और उन्होंने मौत को लगाया गले। नितिन देसाई ने आज के निधन से बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी आगामी फिल्म OMG 2 के ट्रेलर की लॉन्चिंग को किया स्थगित। सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए दी जानकारी। घूमर का ट्रेलर आज किया जाएगा रिलीज। फिल्म में सियामी खेर एक बाएं हाथ के क्रिकेटर की भूमिका में। फिल्म में अभिषेक बच्चन, शबाना आजमी, अंगद बेदी प्रमुख भूमिकाओं में। लोकी सीजन 2 का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर आखिरकार आया। मार्वल के फैंस को इस वेब सीरीज का लंबे समय से इंतजार था। हाल ही में इसका ट्रेलर और पोस्टर किया गया जारी। सीजन में लोकी और TVA के बीच रोमांच से भरी कहानी लोगों को देखने को मिलेगी। अमेरिकन रियलिटी शो बिग ब्रदर के घर में जग बेंस नाम का एक सिख कंटेस्टेंट हुआ शामिल। जग बेंस ने खुद इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी जानकारी। बिग ब्रदर का सीजन 25 जल्द शुरू होने वाला है। बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी और अभिनेता जैकी श्रॉफ की आने वाली फिल्म कोटेशन गैंग का टीजर रिलीज। कोटेशन गैंग क्राइम थ्रिलर है, जिसमें सनी लियोनी गैंगस्टर की भूमिका में। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।